नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और ये आज हमारा पहले अध्याय की दूसरा लेक्चर है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहला लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर देखें। यदि आपने पहला लेक्चर ऑलरेडी देख रखा है तो आगे बढ़ें। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें समझना है मानव का प्रकृतिकरण या पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्वेश्चन आता है पेपर में कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे। प्रकृतिकरण क्या है कि एक तरह से मानव प्रकृति के हिसाब से ढला हुआ है, प्रकृति के हिसाब से ही वो चल रहा है। और इसका अगर हम दूसरा देखें, दोनों एक ही चीज है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चय मतलब होता है कि कौन तय करेगा क्या है, तो पर्यावरण निश्चय करेगा कि क्या चलेगा। पहले हमें यह चीज ध्यान रखनी है, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है। सच्चाई है, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि अगर हम जो कहीं एक ऐसे देश में जाए जहां पर टेक्नोलॉजी काफी हाई है या शहर में जाएं हम, तो उसका सांस्कृतिक जीवन एक अलग टाइप का होगा। जबकि अगर हम जहां पर एक ऐसी जगह जाएं जहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित नहीं है तो उस क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए आप गांव देहात में जा सकते हैं और शहरों में जा सकते हैं। शहरों की जहां टेक्नोलॉजी काफी हाई है उनका जीवन अलग होता है, गांव देहात का जीवन अलग होता है। हालांकि गांवों में अब सुविधाएं ज्यादा पहुंचने लगी हैं। तो टेक्नोलॉजी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का सूचक होती है, उसे बतलाती है। मानव प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही, अब देखो ये टेक्नोलॉजी का विकास कैसे होता है। जो मानव है जिस तरीके से प्राकृतिक नियमों को समझता रहता है, समझता जाएगा उस तरीके से अपने विकास करता जाएगा। जैसे उसने गति के नियमों को समझा, प्रकाश को समझा अच्छे से, तो इन चीजों को समझने के बाद ही मानव अपना विकास कर पाता है और नए नए आविष्कार कर सकता है। जितना अगर हम प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे और प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाएंगे, हम ज्यादा आविष्कार नहीं कर सकते। यदि हम वही अंधविश्वास में डालते रहेंगे कि भूकंप आता है क्योंकि नीचे एक नाग है और जब वो नाग हिलता है तो भूकंप आता है, तो इससे हम विकास नहीं कर सकते। ये एक हमें अंधकार में डालने वाली चीजें हैं। तो मानव प्राकृतिक नियमों को जितना समझेगा उतना अपना विकास कर पाएगा। टेक्नोलॉजी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदी से कम करती है। जैसे कि सीधी बात है, आज गर्मी के दिन चल रहे हैं और गर्मी का मौसम जो चल रहा है, यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, गर्मी में हमें गर्मी लग रही है, हमारे पास एसी चल रहा है, उस टेक्नोलॉजी ने बंदी से कम कर दी और हमें गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। पंखा चल रहा है, गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। और टेक्नोलॉजी से दूसरी बड़ी बात, यदि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं आपको अपना लेक्चर दे रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी का कारनामा है जिसके कारण से ये सफल हो रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा है या आने वाला भविष्य भी ऐसा ही रहेगा? नहीं। एक न एक टाइम ऐसा था, आदि मानव काल में, इतिहास के पुराने वक्त में एक टाइम ऐसा था जब मानव प्रकृति को नहीं समझता था और प्रकृति के हिसाब से ही चलता था। जैसे आज आदिवासी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, पूर्ण आदिवासी क्षेत्र में, हालांकि वहां पर भी अब काफी सुविधाएं पहुंच रही हैं, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं और प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो आदिकाल या पुराने वक्त में मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल रखा था, कुछ चेंज नहीं कर रखा था। यदि बारिश होती थी उससे डरता था, बिजली की गड़गड़ाहट होती थी उससे डरता था और प्रकृति में कुछ चेंजेस नहीं करता था। जैसे गर्मी में एसी बनाए, नहीं बना, तो जिस तरीके से पृथ्वी चाहती थी उसी तरीके से वो चलता था। कारण मानव प्रकृति के बारे में कम जानता था और मानव सामाजिक विकास भी कम था। सीधी बात है। आदि मानव तथा प्रकृति के इस संबंध को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। आदि मानव, पुराने वक्त के मानव और प्रकृति का जो ये रिलेशनशिप था, पुराने टाइम का रिलेशनशिप था, जिसमें प्रकृति एक निर्णायक कारक होती थी मानव का जीवन जीने के लिए, और मानव अपना, उसको तकनीक का ज्यादा ज्ञान नहीं था और वो प्रकृति के हिसाब से ही चलता था। उसी चीज को पर्यावरणीय निश्चयवाद
या मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। ये चीज आपको अच्छे से समझनी चाहिए। नहीं समझ में आया है दोबारा जाइए, यूट्यूब है, नेट चल रहा है, पीछे जाइए, दोबारा जाइए। अगर फिर भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं दोबारा एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा अच्छे तरीके से, नए तरीके से सिखाने के लिए। तो ये था हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद। इस अध्याय का जो अब हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है प्रकृति का मानवीकरण या संभववाद। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब है कि प्रकृति अब मानव के हिसाब से ढल रही है। जैसा मानव चाह रहा है अब उसके हिसाब से ढल रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी है जिसमें काफी टाइम पहले जंगल, पहाड़, ये सब चीजें थी, लेकिन आज के टाइम पर आपको बिल्डिंगें, मानव निर्मित इमारतें, पर्यावरणीय प्रदूषण, कूड़े के ढेर, सब कुछ आपको दिखाई देगा। अब ये किसके हिसाब से ढल रही है? प्रकृति मानव के हिसाब से ढल रही है, मानवीकरण के हिसाब से ढल रही है। तो इससे एक चीज बात, अब इसको दूसरा नाम इसे संभववाद भी कहा जाता है। संभव मतलब कि संभव, ऐसा पॉसिबल है, यानी कि पहले के टाइम पर मानव प्रकृति के हिसाब से चलता था। मानव प्रकृति के हिसाब से चलता था, यानी कि वो प्रकृतिकरण था। वो जो निश्चय करता था कि किस हिसाब से काम होगा, वो कौन होता था? वो पृथ्वी होती थी। लेकिन इस नई विचारधारा, नई सोच में एक नया टाइम है जिसमें बोलते हैं संभववाद। एक टाइम के साथ, समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण को समझने लगे और नई नई खोजों को अंजाम तक पहुंचाने लगे, जिससे मानव विकास की राह पकड़ लेता है। वह अभाव की जिंदगी से अब स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है। अब मुझे मिलने जाना है किसी से जो कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर रहता है, तो मुझे बैलगाड़ी या तांगा या पैदल चल के नहीं, बल्कि बस के द्वारा मैं जा सकता हूँ। यदि मुझे एक देश से दूसरे देश जाना, समुद्र के द्वारा नहीं, मैं हवाई जहाज के द्वारा जा सकता हूँ। यदि मुझे वहां पे जाकर भी नहीं भी जाना और लेकिन फिर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यूट्यूब के जरिए आपसे जुड़ सकता हूँ, व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकता हूँ, फेसबुक के जरिए जुड़ सकता हूँ। ये अभाव था जो पहले, अब वो खत्म हो गया। अब मेरे अंदर कुछ स्वतंत्रता आ गई है और स्वतंत्रता के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, यानी कि अब संभव है। और यही चीज है संभववाद। यही है संभववाद। विद्वानों ने इसी संभावना को, मानव जो अभाव में रहता था, अब उसने प्रकृति का मानवीकरण करके, प्रकृति को समझ के चेंजेस करना शुरू कर दिया है और मानव विकास को एक अलग पथ पर लेके आ गया है। और जो अभाव की जिंदगी थी, अब वो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो चुकी है। इसी को संभववाद कहा जाता है। यही हमारा बस टॉपिक है। अब तक हमने 2 टॉपिक देखे। एक था पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसमें पर्यावरण निश्चय करता था। एक था अब दूसरा ये जो हमने देखा है, यह है संभववाद, यानी कि संभव है। अभाव की जिंदगी से स्वतंत्रता की जिंदगी में जाना संभव है। यही आज का हमारा टॉपिक था। हमारा अब का जो नया टॉपिक है वो है नव निश्चयवाद। अभी तक हमने मानव और प्रकृति के संबंधों को समझते हुए भूगोल की 2 संकल्पनाएं हमने देखी, या 2 विचारधाराएं हमने देखी। पहला हमने देखा प्रकृतिकरण यानी निश्चयवाद। दूसरा हमने देखा वर्सेस तो नहीं, दूसरा हमने देखा संभववाद। संभववाद। अब देखो, ये प्रकृति के हिसाब से मानव जीवन जिए और तरक्की हासिल ना करे, ऐसा भी संभव नहीं है। दूसरी बड़ी बात, संभववाद मानव प्रकृति में अंधाधुंध परिवर्तन करता रहे और विकास के चकाचौंध में इतना लिप्त हो जाए कि वो प्रकृति का सर्वनाश कर दे और चारों तरफ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, जितना मर्जी अंधाधुंध प्रकृति का सर्वनाश कर दे, ये भी संभव नहीं है। ये मानव के लिए ये भी घातक है। तो एक भूगोलवेत्ता है, ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने एक नई संकल्पना प्रस्तुत करी
मानव और प्रकृति के नियमों को एक नई संकल्पना के हिसाब से परिभाषित किया। इसका नाम है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद, इसको एक तरीके से कह सकते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। एक तरीके से हमें अपने विकास की भी जरूरत है और प्रकृति की सुरक्षा की भी जरूरत है हमें, क्योंकि जिस तरीके से पृथ्वी परिवर्तित हो रही है ये आने वाले समय के लिए ना सिर्फ प्रकृति के लिए बल्कि हमारे लिए भी बहुत ज्यादा घातक है। संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ हम एक सीमित आवश्यकता में जीवित रह सकते हैं और ना ही हम असीमित विकास कर सकते हैं और संसाधनों का दोहन अंधाधुंध तरीके से कर सकते हैं। यानी कि यह कहती है, ये विचारधारा हमें बताती है कि यदि हम अपना विकास करते हैं, हम अपना प्रकृति को समझते हुए हम अपना विकास कर रहे हैं, इतना विकास करिए जितना आपके लिए जरूरी हो। और जब आपको लगता है कि ये आपका विकास जो है, जो बढ़ रहा है, वो इस तरीके से तीव्र गति से बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम में प्रकृति को दिक्कत हो सकती है, मानव जीवन को या जीव जंतुओं को दिक्कत हो सकती है, तो हमें अपना विकास को थामना चाहिए, थमा देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और जब आपको लगे कि प्रकृति धीरे 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 चेंजेस हो रही है और ठीक है, अच्छा कंडीशन में आ गई है, फिर हमें अपनी विकासी गति को आगे ले जाना चाहिए। जैसे कि रेड लाइट पर होता है। रेड लाइट जब ग्रीन लाइट होती है, सिग्नल देती है कि हम चलें, तीव्र गति से चलें, जितना अच्छे से चलें, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए चलें। हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे चल देते हैं, लेकिन रेड लाइट हमें ये दिखाती है कि नहीं, अब आपका टाइम थोड़ा खत्म हो गया है, आप थोड़ा रुकिए, आने जाने वाले मुसाफिरों को समय दीजिए। रेड लाइट आपको दिखाती है। उसी प्रकार से जब हमें ग्रीन लाइट दिखे तो हमें अपना विकास करना चाहिए कि जब प्रकृति में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, पृथ्वी हमें संसाधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन जब आपको पता चल जाए, आपको अंदेशा हो जाए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे दिक्कतें आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण तीव्र गति से हो रहा है, मृदा का ह्रास हो रहा है, जीवों की प्रजातियों में संकट उत्पन्न हो रहा है, तो ये चीज हमें दिखाता है कि मानव आप रुक जाइए। रेड लाइट है आपके लिए, रेड अलर्ट है आपके लिए। फिर जब धीरे 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 हो जाए, जब ये सारा मूव ऑन करने लगे, जलवायु पहले की तरह होने लगे, फिर आप अपना विकास कर सकते हैं। तो यही चीज है नव निश्चयवाद। या तो देखो, नहीं तो हम प्रकृति के हिसाब से पूरी तरीके से रह सकते और ना ही हम अंधाधुंध विकास कर सके। कब तक करेंगे अंधाधुंध विकास? कब तक? प्रकृति के पास सीमित संसाधन है। तो यही चीज आज के लेक्चर में हमने समझी है और ये आज का चैप्टर हमारा इतना खत्म होता है। एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो नॉर्मली आपको बताते हैं कि भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ है और किस तरीके से भूगोल पहले एक ना सिर्फ छोटे से सीमित क्षेत्र में था और आज बड़े पैमाने पर भूगोल का विकास हुआ है। वो भौतिक भूगोल से होकर मानव भूगोल में आ गया है और मानव भूगोल की भी कई उपशाखाएं हो गई हैं। नगरीय भूगोल, जननांकीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, औद्योगिक भूगोल, ये सब चीजें विकास हो रहा है। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही है। ये चीज इस चैप्टर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर की बुनियाद से हम आगे के लेक्चर्स को या आगे के अध्याय को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें और नहीं पसंद आती डिसलाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव जरूर दें, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा जरूर बताएं और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।